हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य क्लास सेज कोटा राजस्थान में। सभी प्यारे विद्यार्थी जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उन सभी का मोस्ट वेलकम है। और इस YouTube प्लेटफॉर्म से पहली बार हम यहाँ पर जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी है जब इस लेक्चर को देखेंगे तो कहेंगे सर जनरल साइंस का यहाँ पर वेटेज क्या रहने वाला है। तो आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस 22 के अकॉर्डिंग जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो सिलेबस है, तो 22 के अकॉर्डिंग आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो यहाँ पर कंटेंट होगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो सिलेबस में आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से, वो होंगे आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चन। यानी 30 क्वेश्चन बायो में, 30 केमिस्ट्री में और 30 फिजिक्स में। 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपकी जनरल साइंस के लिए से पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 9th और 10th क्लास की जो आपकी बेसिक लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मेरे नजरिए से अगर आप इस बात को सोचोगे, इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने का आपके पास समय नहीं रहा, तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक एक चीज बहुत कंसेप्टली यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी, और जो क्वेश्चन जहाँ बनने की संभावना है और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, बस इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रही जो हमारा उद्देश्य है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, पहला जो आपका चैप्टर आज जनरल साइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं आपका बहुत कम समय लूंगा और उस कम समय का वो पार्ट जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस उसी को लेकर हम यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा 10th क्लास की एनसीईआरटी से हमने ये टॉपिक लिया है, और जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, बस उसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कहेंगे, तो जैसे ही आप एनसीईआरटी का पेज नंबर फर्स्ट देखोगे, तो वहां पर कुछ आपको जो है स्थितियां, यानी जिसको हम कहेंगे कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वो कंडीशन आपको दे रखी है और आपसे यहाँ पर पूछा है कि इन कंडीशन के दौरान क्या रहा है। तो देखिए, आपने 9th क्लास की अगर बेसिक एनसीईआरटी में चीजें पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव तरीके से ना पढ़ के इसको हम ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो कंडीशन वहां पर दे रखी है, उन कंडीशन का एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वास्तविक रूप से वहां पर क्या हो रहा है। तो एक जो पहला वहां पर दिया हुआ है वो होगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी अगर हम कहें कि किसी भी लोहे की वस्तु में जंग लगना, ये एक प्रकार की कंडीशन वहां पर दे रखी है। तो इससे क्या होगा, तो इसमें केमिकल चेंज यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कहें भोजन का पाचन, यानी जो हमारा भोजन होता है उसका पाचन होना। अगर हम भोजन के पाचन की यहाँ पर बात करेंगे, तो भोजन का जो पाचन आपका होता है वो भी एक प्रकार का जो है केमिकल प्रोसेस है। इसको हम कहेंगे कि ये भी एक प्रकार का रासायनिक चेंज जो होता है, आपके रासायनिक जो चेंज होता है, तब उसका क्या होगा, उदाहरण है। अगर यहाँ पर इन दोनों कंडीशन, यानी दोनों एग्जाम्पल्स या दोनों कंडीशन के माध्यम से हम समझेंगे, तो हमने क्या समझा कि यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन से संबंधित हमें क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल आपको रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, और एनसीईआरटी की जो लाइन है वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, ध्यान से आप लाइन को सुनिए, जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रोसेस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और आपकी जो एक्टिविटी फर्स्ट है, तो एक्टिविटी जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी वहां पर दे रखी है, उसको हम समझते हैं क्या होगा जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। बिल्कुल, क्या होगा जब हम किसको जलाएंगे, मैग्नीशियम। आपके साथ मैग्नीशियम है, उसके रिबन को हम किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आपके पास यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको जला दिया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कहें, तो यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये किस फॉर्म में होता है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पर बना है, ये एक प्रकार का व्हाइट पाउडर है, और ये व्हाइट पाउडर जो होता है आपका, ये किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर आपका सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किस में मिला आपको, सॉलिड फॉर्म में। अब आप कहोगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया उसी को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया को जब भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे, यानी कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको जैसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक वाला पार्ट आपका होगा जिसको हम कहेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और एक पार्ट आपका होगा जिसको हम क्या कहेंगे,
RHS, यानी इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। अब इससे क्या मतलब निकल के आता है, तो देखो LHS वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आपके पास होंगे अभिकारक, जी बिल्कुल, और दूसरा जो आपका पार्ट है RHS वाला, उसमें आप क्या कहेंगे, वहां पर क्या बनेंगे, उत्पाद। यानी एक हिस्से में आपके प्रोडक्ट होंगे, और सॉरी एक हिस्से में आपके रिएक्टेंट होंगे और दूसरे हिस्से में आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट। तो ये आपके एक हिस्से में रिएक्टेंट होंगे और दूसरे वाले हिस्से में आपके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट। तीसरी जो बात यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जब हुई, देखो हमने लाइन जो पढ़ी उसका अर्थ हम समझते हैं कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा, तब हम कह सकते हैं वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये डाउट होगा कि सिर्फ भोजन का पाचन, ये सारी जो चीजें हैं, इसका जैसे अंगूर का किण्वन होना, ये सब चीजें हैं, इनकी हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं क्या, तो इनकी केमिकल इक्वेशन हम नहीं लिख सकते। उसका जो रीजन है वो यह है कि एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है, और जैविक प्रक्रिया जो होती है उसकी हम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण उसकी नहीं लिख सकते, ठीक है। हालांकि वास्तविक रूप से यहाँ हुआ क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम प्रतीक चिन्हों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने शब्दों में आपके सामने बोला कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो हमने लिख दिया। लेकिन हम कहें कि हमारी जो आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे, तो वहां पर टोटल जो 118 तत्व है, उन 18 तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए वहां पर उनके नाम, क्रमांक, एटॉमिक नंबर वहां पर लिखे हुए। तो जैसे हम कहेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को हम मोटो से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इन दोनों के मिलने से जो केमिकल फॉर्मूला बना है इसको हमने प्रदर्शित कर दिया, और अब हम कह सकते हैं कि हमारे सामने जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो एक प्रकार का जो है यहाँ पर क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, रासायनिक समीकरण। ये चीजें आपको समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आप यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर बन सकते हैं उसके लेकर हम चर्चा करेंगे। देखो एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बनता है वो क्वेश्चन हमारा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, माफी चाहते हैं, मैग्नीशियम को हमने किसकी उपस्थिति में जलाया, ऑक्सीजन की में, तो यहाँ पर क्या बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका होगा कि क्या होगा जब, ध्यान से सुनिए आप, कि क्या होगा जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसकी उपस्थिति में किसमें मिलाएंगे, H2। यानी कुल मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो यहां पर क्या बनता है, तो आपके पास यहां पर बन गया एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे हम जलाएंगे, जलाएंगे नहीं इसको, इसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे, जल से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहली बात ये। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट ईयर का मतलब जब हम 22 में वैकेंसी हुई थी, तो 22 के वैकेंसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो लेब असिस्टेंट में आया। अब उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन ये है कि परमाणु क्रमांक 11 के ऑक्साइड की प्रकृति आपको बतानी है। ध्यान से आप सुनिए क्वेश्चन को कि परमाणु क्रमांक 11 के ऑक्साइड की प्रकृति आपको बतानी है। अब सबसे पहले तो हमें पीरियोडिक टेबल में ये चीज याद होनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक 11 किसका है, उसके ऑक्साइड की प्रकृति आपको बतानी है। तो उसको ही समझने के लिए यहाँ पर एडवांस क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब परमाणु क्रमांक 11, ठीक है, आप मुझे बताइए कि परमाणु क्रमांक 12 में कौन होता है। क्वेश्चन तो हमें 11 से पूछा है, उसकी नेचर पे हम बता देंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक 12 जो अगर आप आवर्त सारणी में देखोगे तो परमाणु क्रमांक 12 के ऑक्साइड। अब आप मुझे बताइए कि परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड ये है, इसकी हमें क्या बतानी है, नेचर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं, जल से। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी नेचर यानी इसकी प्रकृति हमें बतानी है, और प्रकृति कैसी होगी, इसकी एसिड और बेस दोनों में से कोई एक होगी, उसको समझते। हमारे क्वेश्चन का जो मीनिंग था वो था कि परमाणु क्रमांक 11। अब मुझे बताइए आप, देखिए 11 में कौन होता है आपके पास, सोडियम, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। जी हाँ, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है। इसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे, जल से। तो यहाँ पर आपके पास बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको बैलेंस वाली बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, बैलेंस वाली हम अगले पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। एक आपके पास होगा पोटेशियम ऑक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड की क्रिया जैसे हम जल से करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आपसे परमाणु क्रमांक के हिसाब से पूछते तो ये आपके परमाणु क्रमांक होते हैं। मैग्नीशियम आपका परमाणु क्रमांक,
यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 और सोडियम का कितना होता है 11 और पोटेशियम का कितना होता है यहाँ पर 19। ठीक है, अब इनकी नेचर आपसे पूछी गई है तो मुझे बताइए कि ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक आपका 11 किसका है, सोडियम, और सोडियम ऑक्साइड है। इसकी नेचर जैसे हम H2O यानी जल से करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी प्रकृति है ना, इसकी नेचर हम पहचाने तो उसके लिए क्या करें हम, तो आपने एसिड बेस में 9th-10th की बेसिक जो एनसीईआरटी उसमें एसिड बेस में आपने पढ़ा होगा कि एक वैज्ञानिक है हमारे पास आरएनएस साहब, और आरएनएस साहब ने कहा कि जलीय विलेन, आरएनएस साहब के अनुसार जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है किसकी, एसिड और बेस की, तो एसिड और बेस की परिभाषा की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि जब भी आप जलीय विलेन को लोगे तो जलीय विलेन के दौरान, ठीक है ध्यान से सुनिए आप, कि जलीय विलेन के दौरान आपको जहां पर H+ आयन और जहां पर आपको OH- आयन मिलेंगे उसको वो बताएंगे आपको कि इसकी नेचर कैसी है। तो आप मुझे बताएं कि H+ आयन जहां पर मिलेंगे उसको हम क्या कह रहे हैं, एसिड, किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार। आरएनएस साहब ने जो कल्पना दी है, कल्पना जिसको हम कहेंगे, उनकी जो थ्योरी है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने की जो परिभाषा है उसमें आपको जहां पर H+ आयन दिखेंगे उसे हम क्या कह रहे हैं, एसिड, और एसिड को हम क्या बोलते हैं, अम्ल, ठीक है, और OH- OH- को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्षार कह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देना है कि परमाणु क्रमांक जो 11 है उसका ऑक्साइड, तो परमाणु क्रमांक जो 11 है उसका 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है, सोडियम, और सोडियम का जो ऑक्साइड है उसकी नेचर आपको बतानी है। तो सोडियम ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करवाएंगे, जल से, तो आपके पास क्या बच गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर OH- आयन है, और मुझे बताइए कि OH- आयन आपको क्या बता रहे, क्षार, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर ये एक प्रकार का दोनों यहाँ आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल क्षार है। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा वहां पर कि क्या पूछा है आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा अम्लीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति इसकी है। ठीक है, इसके अलावा उभयधर्मी भी वहां पर आ सकता है ऑप्शन में, और निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, क्षारीय, और क्षारीय होने का पीछे मैंने आपको रीजन बताया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, लेब असिस्टेंट की जो 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी आप लेकर चल रहे हैं ना, उसको कुछ इस तरीके से हमें पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर हमें बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं लाने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था क्वेश्चन 1 जो आपके एग्जाम में वाइस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। आगे एक क्वेश्चन जो है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो देखिए आप, एक आपके जो क्वेश्चन आने की संभावना जो होगी वो होगी एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्टिविटी को हम यहाँ से भी लेकर चलेंगे, एक्टिविटी की जो होती है उसको भी हम यहाँ से लेकर चलेंगे। एक्टिविटी 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए एक्टिविटी 1.2 की तरफ हम चलते हैं। तो टू में हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए आप, टू में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लेड, ठीक है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर आप देख सकते हैं, और एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तभी आपको चीजें पता लगेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम कहें तो क्या होगा, जब लेड नाइट्रेट का घोल, और उसमें हम क्या मिलाएंगे, पोटेशियम, ठीक है, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं लेड नाइट्रेट, जिसको हम कहेंगे ये आपका लेड हो गया, लेड नाइट्रेट, जी हाँ, लेड नाइट्रेट में आप क्या मिलाओगे, पोटेशियम, जी हाँ, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अगर हमें ये मिलाते हैं, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो क्या रिजल्ट आपका आता है, और क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका क्वेश्चन कहां से किस तरीके से बन सकता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी जो कौन सी क्लास की है आपकी, 10th क्लास की। चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कहें लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं। लेड नाइट्रेट को देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, लेड को पीबी से लिखते हैं, नाइट्रेट को आप NO3 से लिखोगे, तो इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं उसका रीजन हम बाद में जानेंगे। इसमें हम क्या मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये आपका है, दोनों आपने क्या लिए, जलीय विलेन। ठीक है, जलीय विलेन को हम किससे लिखते हैं, एक्वस से, और इसको भी हम किससे लिखते हैं, एक्वस से। ठीक है, तो जलीय विलेन, दोनों का जलीय विलेन लेंगे, एक्वस मीडियम हम इसको लेंगे, और दोनों को जैसे मिलाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका लेड आयोडाइड। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर बनेगा पोटेशियम
नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस मीडियम में होगा। और यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट आपसे बना है ये एक प्रकार का येलो कलर का आपका अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप किस कलर का? येलो कलर का। तो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका इस फॉर्म में बन रहा है ये है पहला पॉइंट जो आपका है, ठीक है, पहला पॉइंट की जो जैसे हम लेड नाइट्रेट की क्रिया किससे करवाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड से, तो आपका जो प्रोडक्ट बना येलो कलर का होगा और ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का जो आपका अवक्षेप होगा वो किस कलर का होगा? येलो, यानी पीले रंग का अवक्षेप आपको मिलेगा और किस फॉर्म में होगा? सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। ये आपसे यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको और दे रखी है जिसमें क्या होगा कि सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है H2SO4 उसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे? यहाँ पर किसी भी मेटल से करवाएंगे, जिंक से करवाएंगे, तो क्या होगा? देखिए आप, अगर हम जिंक की क्रिया किससे करवाएंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से हम करवाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा जिंक सल्फेट और प्लस आपके पास कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं या फिर आपसे इनडायरेक्ट तरीके से पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको वहां बता दिया, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ बता दिया और तीसरा जो एक्टिविटी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब चलते हैं हम हमारे एक और क्वेश्चन जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वहां पर चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आप, जो इस चैप्टर के टॉप 3 क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और हम समझते हैं। मैग्नीशियम को जलाया हमने किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब यहाँ पर मैं बार बार कह रहा था कि आपको कि बैलेंस, एक जो क्वेश्चन यहाँ पर बैलेंस के ऊपर बनेगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम जब किसी रासायनिक समीकरण को देखेंगे तो उसके दो टुकड़े करेंगे, एक आपके पास क्या होगा? LHS और एक आपके पास क्या होगा? RHS, ठीक है। अब यहाँ पर LHS RHS में जो परमाणु है आपको दे रखे, जो परमाणु अणु है उनकी संख्याओं को हम लिख देंगे और उसको बैलेंस कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो वो मेथड आपका क्या होगा? तो उस मेथड को कहेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से हम इस रासायनिक समीकरण को संपन्न करते हैं, ठीक है, संतुलित करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक समीकरण यानी जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन जिसको हम कहेंगे इक्वेशन, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? बैलेंस क्यों करते हैं? यानी रासायनिक समीकरण को बैलेंस संतुलित क्यों किया जाता है? क्या किया जाता है? क्या कारण है जिसको आप उससे बैलेंस करते हो? तो इसका मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहेंगे यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की वजह से इसको संतुलित किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप न तो परमाणु के द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, नहीं उसका क्या कर सकते हैं? निर्माण। अब ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी, इसके दौरान अगर हम कहेंगे यहाँ पर ये मैग्नीशियम और ये आपके पास क्या है? ऑक्सीजन, इसके दौरान आप न तो परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको आप न तो उसका निर्माण कर सकते हैं, नहीं उसको क्या कर सकते हैं? नष्ट, न उसको क्रिएटेड कर सकते हैं, न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? बैलेंस अरेंजमेंट जिसको हम कहेंगे, है ना, पुनर्व्यवस्थित आप कर सकते हैं। देखिए आप, अब आप मुझे बताइए कि मैग्नीशियम जो होता है उसका, इसको देख लेते हैं, जो नियम है उस हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। नियम के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख लेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया किस विधि से हम इसको काम में लेते हैं? हिट ट्रायल मेथड। दूसरा, केमिकल रिएक्शन जो आपकी है उसको बैलेंस क्यों करना चाहिए हमें? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे जो रीजन है वो क्या है कि संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक नियम को फॉलो करती है और उस नियम का क्या है यहाँ पर नाम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं? बैलेंस, ठीक है। देखिए आप, इसको इतना ही समझना है, बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन 2-3 चीजें जहां से आएंगी। बैलेंस इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं तो फिर इसके जो टोटल द्रव्यमान है यहाँ पर अभिकारक LHS वाले हिस्से के जो परमाणु के द्रव्यमान और RHS वाले जो परमाणु के द्रव्यमान है वो इक्वल नहीं आएंगे, बराबर नहीं आएंगे, हमें बराबर करना है। आप मुझे बताइए कि मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु भार जो है 24 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 2, तो 24 + 16 जो है 32 हो गए टोटल, ठीक है। इसको हम टोटल अगर मान लो करेंगे तो 56 आपके पास किस हिस्से में आया? LHS। चलते हैं आगे RHS की तरफ हम चलते हैं। मैग्नीशियम का आपके पास कितना है? 24, ऑक्सीजन का आपके पास कितना है? 16, तो 14 आ गया, यानी 40 आ गया। अब आप मुझे बताएं कि LHS RHS का जो टोटल दोनों परमाणु के जो द्रव्यमान है यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मध्य का जो द्रव्यमान है तो वो क्या बैलेंस है? क्या नहीं है? फिर बैलेंस नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस
इसलिए समीकरण बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो आप परमाणु के जो द्रव्यमान है उसका निर्माण कर सकते, नहीं उसको क्या कर सकते, नष्ट। लेकिन यहाँ तो होता दिख रहा है आपको, बैलेंस है क्या, नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे। जैसे इसको बैलेंस करेंगे वैसे ही ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 80 इसका यहाँ आंसर आ गया। और जैसे मैग्नीशियम की संख्या हमने 2 करी तो 2 के बाद एक 24 इसमें और जोड़ दो तो कितना हो गया टोटल 80। तो यहां तक 3 से 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। आशा करता हूं कि ये जो लेक्चर मैंने आप जनरल साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव मेथड के हिसाब से नहीं, सॉरी सब्जेक्टिव मेथड के हिसाब से नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव मेथड के हिसाब से मैंने आपको बताया और बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने कोशिश की आपको चीजें समझाने की। 3-4 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट इस चैप्टर से बनते थे मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आपको जनरल साइंस बढ़िया आई है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसका बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स हम कंप्लीट कर लेंगे और आपको बता देंगे। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर था इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, स्वास्थ्य का क्लासिक माध्यम से। हर चैप्टर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।